हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके एजुकॉम पर। तो आज का हमारा टॉपिक होगा प्रस्तावना। ठीक है, आज की इस टॉपिक में हम प्रस्तावना के बारे में जानेंगे, इससे जुड़े कुछ क्वेश्चन करेंगे, कैसे इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सबको आज हम पूरी डिटेल से जानेंगे। ठीक है, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो जैसा कि आप सब जानते हो कि प्रस्तावना के बारे में हमारे संविधान की एक प्रस्तावना है। ठीक है, तो आज इसके बारे में हम पूरे डिटेल से जानेंगे। तो प्रस्तावना या उद्देशिका, ठीक है, उद्देशिका भी बोलते हैं इसको, उद्देशिका। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा में हमने पढ़ा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जो कि आगे चलकर 22 जनवरी 1947 को सर्वसहमति से पास हो गया। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को सर्वसहमति से उद्देश्य प्रस्ताव पास हो गया। किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने ये उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जो 22 जनवरी 1947 को सर्वसहमति से पास हो गया था। ठीक है, और आगे चलकर यही हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना बनी। ठीक है, तो यह प्रस्तावना क्या है इसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। तो अगर इसके बारे में हम बोल सकते हैं कि जैसे कि हम किसी भी बुक को पढ़ते हैं या और भी कोई भी चीज पढ़ते हैं, उससे पहले अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट पेज पर हमें टाइटल या प्रस्तावना मिल जाएगा। ठीक है, तो उस प्रस्तावना या टाइटल में क्या मिलता है कि इस बुक के अंदर क्या है, उस सब के बारे में डिटेल बहुत ही छोटे रूप से उसमें बताया गया है। ठीक है, तो उसी प्रकार अगर कोई हमारे संविधान को पढ़ना चाहता है और उससे पहले प्रस्तावना पढ़ता है तो वह समझ जाएगा कि हमारे संविधान में किस बात का जिक्र किया गया है और क्या हमारा संविधान है। ठीक है, तो प्रस्तावना हमें यही बताती है कि हमारे संविधान में क्या किस चीज का वर्णन हुआ, किन किन बातों का वर्णन हुआ है और कैसे हमारे संविधान में कार्य होते हैं, और उन सब का जिक्र इस प्रस्तावना में हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बार इसको पूरी को पढ़ते हैं, उसके बाद हम इनमें जो वर्ड यूज है उनको समझेंगे और देखेंगे कि कैसे इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं एक बार। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्माप्रीत करते हैं। ठीक है, तो यह हमारी प्रस्तावना उद्देशिका। ठीक है, तो इसमें कुछ वर्ड यूज हुए हैं, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं कि इन शब्दों का क्या अर्थ है। ठीक है, और इनसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए निम्नलिखित में से किस शब्द का हमारे संविधान में हमारी प्रस्तावना में जिक्र नहीं है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दे देगा, इनमें से एक वर्ड आपको दे देगा, 3 अलग दे देगा। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इनसे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग। ठीक है, तो हम भारत के लोग, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कह दिया कि हम भारत के लोग यानी कि हम पूरे भारत की जनता यह स्वीकार करते हैं। ठीक है, इस तारीख को यह हमारे संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत आत्माप्रीत किया जाता है, इस बात को हम स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समझा कि प्रत्येक इसमें जो हमारा भारत का जो संविधान बना है इसमें प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। ठीक है, तो इस वजह से हम भारत के लोग, इसमें भारत की पूरी जनता का जिक्र आ गया। ठीक है, तो हम भारत के लोग यानी कि भारत की पूरी जनता, प्रत्येक नागरिक, ठीक है, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब है इसके बारे में समझते हैं। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ है इसके बारे में अगर हम पढ़े तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होता है कि हमारा देश आजाद हो गया और अब हम
किसी भी देश के साथ संधि या मित्रता निभाने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। कोई भी देश हमारे ऊपर अब अपना अधिकार नहीं दिखा सकता। हम अपने फायदे के लिए या फिर अपनी नीति के अकॉर्डिंग काम करेंगे, दूसरे देशों के साथ संधि करेंगे, उसमें कोई भी दूसरा देश हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ठीक है, यह एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मीनिंग हो गया। ठीक है, समाजवादी, समाजवादी का क्या मतलब है? समाजवादी वर्ड आपने सुन भी रखा होगा। ठीक है, तो समाजवादी का अर्थ है कि हम कोई भी कार्य अगर करेंगे आगे हमारे भविष्य में देश के लिए कोई भी कार्य करेंगे वो समाज के हित के लिए करेंगे। ठीक है, या फिर समाज को ध्यान में रखते हुए करेंगे, समाज का जिस काम में फायदा होगा वही काम हम करेंगे। ठीक है, तो समाजवादी कार्य करेंगे। ठीक है, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष का क्या मतलब है कि भारत का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा। ठीक है, सभी धर्मों को बराबर माना जाएगा, बराबर समझा जाएगा, किसी भी धर्म के ऊपर ज्यादा जोर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, पंथ निरपेक्ष का ये मतलब है कि क्योंकि भारत में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, कोई हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, मुस्लिम धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार सिख धर्म के लोग भी रहते हैं, तो इस प्रकार प्रत्येक धर्म को बराबर समझा जाएगा। ठीक है, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी कि इसमें किसी भी धर्म का कोई भी मतलब यूं नहीं कह सकते कि इस धर्म को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, तो यह हो गया पंथ निरपेक्ष। ठीक है, समाजवादी हो गया, एक प्रभुत्व संपन्न हो गया, और पंथ निरपेक्ष हो गया। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इसका क्या मतलब है कि भारत एक लोकतंत्र देश है और भारत में लोकतंत्र है और गणराज्य भी है। ठीक है, तो लोकतंत्र का क्या मतलब होता है, जैसे कि अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की परिभाषा भी दी थी कि लोकतंत्र क्या होता है कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। ठीक है, ये शासन, जनता के द्वारा शासन, ये परिभाषा किसने दी थी? अब्राहम लिंकन जी ने। ठीक है, तो लोकतंत्र का क्या मतलब हो गया कि कोई भी भारत में जो प्रतिनिधि होगा वह जनता के द्वारा चुना जाएगा। ठीक है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, तो वह जनता के द्वारा चुना जाएगा। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि लोकतंत्र में जनता का ही शासन होगा। ठीक है, इसमें मतलब भेज देगी जनता चुनकर, लेकिन एक तरह से जनता का शासन ही समझा जाएगा, क्योंकि जनता उसी को भेजेगी जो उनका प्रिय होता है। ठीक है, चुनकर। गणराज्य का क्या मतलब होता है, गणतंत्र का क्या मतलब होता है, इसके बारे में समझते हैं कि गणतंत्र होता है कि कोई भी हमारा जो देश का सर्वोच्च नागरिक होगा, जैसे कि हम राष्ट्रपति मान लेते हैं, क्योंकि किसी भी राजा या महाराजा होता है किसी भी देश का सबसे सर्वोच्च नागरिक। ठीक है, तो राजा महाराजा हमारे देश में है नहीं, तो सबसे पहले ऊपर हमारे आता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो भी होगा वह यूं नहीं है कि वंशानुगत होगा। ठीक है, वह वंशानुगत न होकर एक मतलब लोगों के द्वारा ही चुना जाएगा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, वो हमारे संविधान में उसकी पद्धति बना रखी है कि कैसे उसका चुनाव होगा। ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल से जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे बस यही है कि गणतंत्र का कि जो भी हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक होगा वह जनता के द्वारा चुना जाएगा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, वंशानुगत कोई भी राजा या महाराजा नहीं होगा भारत में। ठीक है, तो ये हो गया गणतंत्र का मतलब। बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, समस्त नागरिकों को मतलब हमारे जो जितने भी देश में जनता है उनको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। ठीक है, सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा, मतलब किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको बराबर समझा जाएगा। ठीक है, सबको समान अवसर दिए जाएंगे। ठीक है, इसमें धार्मिक का जिक्र नहीं किया। ठीक है, क्योंकि भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। ठीक है, इसमें धार्मिक शब्द का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, क्योंकि भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। ठीक है, धर्म के मामले में किसी को कुछ नहीं कहा जा सकता यहाँ पे। ठीक है, तो सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिया जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे क्लियर हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी जाती है। ठीक है, तो किसी को भी अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है। विश्वास, धर्म, कोई किसी धर्म को मान सकता है, उपासना, अपने धर्म का प्रचार कर सकता है। ठीक है, इस प्रकार की स्वतंत्रता भारत के संविधान में प्रत्येक नागरिक को दी गई है। ठीक है, प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर। ठीक है, तो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्र की एकता और अखंडता। ठीक है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत एक
भारत में अनेक विविध प्रकार के लोग रहते हैं, उनको अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, ठीक है, फिर भी भारत में विविधता होते हुए भी एकता है, ठीक है। तो यह उसी बात का प्रमाण है कि क्योंकि हमारे संविधान में लिख रखी है बातें कि व्यक्ति की गरिमा यानी कि व्यक्ति की शान के ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा, वह अपने मतलब एकता बनाकर रखेंगे, ठीक है, दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा, ठीक है, में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, जैसा कि हमने संविधान सभा में पढ़ा था, ठीक है। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, ठीक है, तो यह एक कैलेंडर संवत 2006 विक्रमी, ठीक है, विक्रमी संवत या फिर एक कैलेंडर के अकॉर्डिंग मिति मार्गशीर्ष 9वां महीना की शुक्ल सप्तमी की नौवां महीना की सप्तमी तिथि को, ठीक है, मिति मार्गशीर्ष। यहाँ से मैं बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, यहाँ से बस एक बार इनका जिक्र हो रहा है तो मैं इनके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, तो 9वां महीना की सप्तमी तिथि, ठीक है, को जैसे संवत 2006 विक्रमी संवत के अकॉर्डिंग 2006, ठीक है, को एतद द्वारा इस संविधान को जो हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था उसको अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, ठीक है, आत्मा अर्पित करते हैं, ठीक है। तो आत्मा अर्पित करते हैं, ये हो गया हमारी प्रस्तावना, ठीक है। तो अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं, ठीक है, तो ये हमारी प्रस्तावना थी। इसमें ये वर्ड यूज हुए हैं, इनके बारे में हमने पूरी डिटेल से पढ़ा, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कि इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। तो जैसे कि पूछ लेगा, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि निम्नलिखित में से किस शब्द का संविधान की प्रस्तावना में जिक्र नहीं है, तो 4 ऑप्शन दे देगा आपका, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप राइट टिक कर देंगे, ठीक है। तो और पूछ लेगा किस तारीख का जिक्र संविधान की प्रस्तावना में है, तो ये 4 ऑप्शन दे देगा आपको, उनमें से राइट टिक करना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या पूछेगा कि संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित या आत्मार्पित कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को, जैसा कि मैंने संविधान सभा में भी बताया था, ठीक है। भारत का संविधान लागू कब हुआ अगर पूछे तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। उसके अलावा अगर कुछ भी पूछे कि आत्मार्पित, अंगीकृत, अधिनियमित कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि संविधान की प्रस्तावना में कौन से कैलेंडर का जिक्र है और कौन सी तिथि का जिक्र है, ठीक है। तो इस प्रकार पूछ लेगा कि मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी का जिक्र है, ठीक है। ये सब बातें आप ध्यान रखना। ये थी हमारी प्रस्तावना या उद्देशिका, ठीक है। इसमें अब हम आगे पढ़ते हैं कि इससे और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रस्तावना से। ये आपको ध्यान, ये आप 2 से 3 बार एक बार इसको आप जरूर पढ़ना। इसके बाद आपको ये ऑटोमेटिक वर्ड याद हो जाएंगे कि हमारी प्रस्तावना में किन किन शब्दों का जिक्र है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में आगे बढ़ते हैं कि इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रस्तावना में, ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुछ एक जो हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष भी हुए हैं या फिर और भी अन्य लोग जो हुए हैं जिन्होंने प्रस्तावना के बारे में कुछ कुछ कहा है, तो उनसे पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित, या फिर पूछ लेगा कि निम्नलिखित शब्द किसने कहे, या फिर पूछ लेगा कि किसने इन शब्दों का वर्णन प्रस्तावना के लिए किया है, ठीक है। तो सबसे पहला आता है कि कौन से पूछे जाते हैं। 3-4 इंपोर्टेंट हम पढ़ते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले पूछा जाता है सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने प्रस्तावना के बारे में क्या कहा है कि यह एक हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि यह मतलब प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, ये शब्द किसने कहे, तो ये शब्द किसने कहे, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं के.एम. मुंशी, ठीक। के.एम. मुंशी ने क्या कहा हो प्रस्तावना को, राजनीतिक जन्मपत्री, ठीक है, जन्मपत्री, ठीक है।
तो के एम मुंशी ने प्रस्तावना को क्या कहा, राजनीतिक जन्मपत्र। अगर पूछे कि राजनीतिक जन्मपत्र किसके द्वारा कहा गया प्रस्तावना को, तो के एम मुंशी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। अगला है आपका एन ए पालकी वाला। ठीक है, एन ए पालकी वाला ने क्या कहा प्रस्तावना के बारे में, कि प्रस्तावना हमारे संविधान का परिचय पत्र है। ठीक है, परिचय पत्र किसने कहा, एन ए पालकी वाला ने। ठीक है, संविधान का परिचय पत्र प्रस्तावना को किसने कहा, एन ए पालकी वाला ने। ठीक है, इसके बाद जो संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। ठीक है, तो संविधान की आत्मा किसने कहा, जो संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने ही संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। ठीक है, यहाँ से आपको एक डाउट होता होगा मन में कि संविधान की आत्मा, तो जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे कि अनुच्छेद 32 को संवैधानिक विचारों का जो अधिकार है, अनुच्छेद 32 में उसको भी भारत की संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, तो वह डाउट आपका क्लियर कर देता हूं मैं यहाँ पे। तो अगर किसी के पूछे कि पार्टिकुलर बी आर अम्बेडकर, ठीक है, बी आर अम्बेडकर, तो अगर पूछे कि बी आर अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तो बी आर अम्बेडकर ने किसे कहा है, अनुच्छेद 32 को। ठीक है, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, अगर पर्टिकुलर नाम देकर पूछे कि बी आर अम्बेडकर ने किसी संविधान की आत्मा कहा, तो वह हो जाएगा आपका अनुच्छेद 32 है। ठीक है, अगर यूं पूछे कि संविधान की किसी का नाम न देकर पूछे कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो वह हो जाएगा आपका प्रस्तावना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कुछ एक क्वेश्चन की किसने हमारे संविधान के बारे में क्या कहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कई बारी। ठीक है, तो अब इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे प्रस्तावना से और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो प्रस्तावना को लेकर समय समय पर हमारे संविधान में जब भारत आजाद हो गया, तो उसके बाद प्रस्तावना को लेकर अलग अलग समय पर अलग अलग वाद हुए हैं। ठीक है, उनमें से कुछ एक जो प्रमुख होते हैं और जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम अभी पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका बेरुबारी यूनियन वाद। ठीक है, केस कब हुआ था, 1960 में। ठीक है, तो बेरुबारी यूनियनवाद 1960 में क्या कहा गया कि भारत की जो प्रस्तावना है वह संविधान का अंग नहीं है। ठीक है, इसमें बहस चली थी और यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से केस में इसको प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, तो बेरुबारी यूनियनवाद में। ठीक है, 1960 में जो केस हुआ था उसमें प्रस्तावना को, यहाँ पे आप नोट कर सकते हो, प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। ठीक है, नहीं माना गया। तो बेरुबारी केस में जो 1960 में हुआ था प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया। ठीक है, उसके बाद फिर एक केस होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं संविधान की प्रस्तावना को लेकर ही। ठीक है, वह था आपका गोलकनाथ मामला, जो कि हुआ था 1967 में। ठीक है, गोलकनाथ मामला 1967 में जो हुआ उसमें क्या तय किया गया, उसमें क्या माना गया कि जो हमारी संविधान की प्रस्तावना जो है वह हमारे संविधान निर्माताओं की मन की कुंजी है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से मामले में यह स्पष्ट किया गया, यह माना गया कि जो हमारी प्रस्तावना है वह संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है, तो वह कौन सा था, गोलकनाथ मामला, जो कि 1967 में हुआ था। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हो कि संविधान की प्रस्तावना जो है वह संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। ठीक है, संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। ठीक है, यह बात कौन से मामले में स्पष्ट की गई, गोलकनाथ मामले में। ठीक है, यहां से बस डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी कौन से मामले में कहा गया प्रस्तावना को। ठीक है, तो गोलकनाथ मामला में। बेरुबारी यूनियनवाद में क्या निर्णय लिया गया, तो यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावना जो है वह हमारे संविधान का अंग नहीं माना गया। ठीक है, वह हमारे संविधान का अंग नहीं है। ठीक है, यह निर्णय कौन से मामले में लिया गया, बेरुबारी यूनियनवाद में। ठीक है, उसके बाद एक जो महत्वपूर्ण वाद होता है जहां से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो वह था आपका केशवानंद भारतीवाद। ठीक है,
यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए आप, केशवानंद केशवानंद भारतीवाद। ठीक है, कब हुआ था ये? वाद मीन्स केस। कब हुआ ये हुआ आपका 1973 में। ठीक है, 1973 में केशवानंद भारतीवाद हुआ। ठीक है, इसमें क्या माना गया? इसमें जो प्रस्तावना है उसे संविधान का अंग माना गया। ठीक है, तो केशवानंद भारतीवाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया। ठीक है, संविधान का अंग माना गया, संविधान का अंग माना गया। ठीक है, तो केशवानंद भारतीवाद जो 1973 में थे, उसमें लास्ट में यह निर्णय लिया गया कि जो हमारी प्रस्तावना है वह है हमारे संविधान का अंग या भाग है। ठीक है, तो और यह अंग या भाग मानते हुए यह भी स्पष्ट किया गया कि अकॉर्डिंग अनुच्छेद 368। ठीक है, अकॉर्डिंग 368 के अनुसार हम इसमें जो भारत की प्रस्तावना उसमें हम कोई भी संशोधन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो भारत की संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कौन से केस के बाद करने का निर्णय लिया गया? केशवानंद भारतीवाद के बाद। ठीक है, अनुच्छेद 368 के अनुसार। ठीक है, परंतु शर्त यह रखी गई कि जो भी हम प्रस्तावना में संशोधन करेंगे उसमें हमारे जो मूल संविधान का जो ढांचा है उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए या फिर उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, यह शर्त रखी गई। ठीक है, तो केशवानंद भारतीवाद बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बाद हमारे संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हो सका था। और अब तक हमारी प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक बार हमारे संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। ठीक है, उसमें कब हुआ? वह है 1973 में जो केस हुआ था, उसके बाद जो 42वां संविधान संशोधन था, 42वां यहाँ पे लिख देता हूं, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, कब हुआ? 1976 में। ठीक है, तो यह केशवानंद भारतीवाद 1973 में हुआ था। उसके बाद संविधान को, प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया। ठीक है, और अनुच्छेद 368 के अनुसार हम उसमें कोई भी संशोधन कर सकते हैं। शर्त यह है कि हमारे जो भी संशोधन करेंगे वह हमारे संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन न करे। ठीक है, तो उसी को मानते हुए 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, उसमें प्रस्तावना में क्या किया गया? एक संशोधन किया गया। ठीक है, तो उस संशोधन में क्या किया गया था पूछा जाता है एग्जाम में। तो उस संशोधन में 3 शब्द जोड़े गए थे भारत की प्रस्तावना में। ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा था, तो वो पूछ लिया जाता है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के अकॉर्डिंग भारत की प्रस्तावना में कौन से 3 शब्द जोड़े गए। ठीक है, तो उन 3 शब्दों को हम यहाँ पे नोट करते हैं। तो पहला था आपका समाजवादी, दूसरा था आपका पंथ निरपेक्ष, थर्ड था आपका अखंडता। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं समाजवाद। ठीक है, तो 3 शब्द कौन से जोड़े गए? पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि कौन से 3 शब्द भारत के संविधान में अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग जोड़े गए? तो पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं ये। ठीक है, तो ये इस बात का आप ध्यान रखना। और पूछे कि कितनी बार हमारी प्रस्तावना में संशोधन हुआ है? तो अब तक हमारे भारत की प्रस्तावना में बस एक ही बार संशोधन हुआ है, वह था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इसमें 3 शब्द जोड़े गए ये। ठीक है, तो यह था हमारी प्रस्तावना के बारे में। ठीक है, तो इस प्रस्तावना के बारे में आप इस वीडियो को 2 से 3 बार अगर देखोगे तो वह जो स्टार्टिंग में हमने प्रस्तावना लिखी थी वो भी आपको कंठस्थ हो जाएगी। और उसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन इसमें अगर पूछता है तो उसको करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो आप इस वीडियो कम से कम 2 से 3 बार जरूर देखिए ताकि आपकी कोई भी क्वेश्चन रहने की संभावना कम हो जाए। ठीक है, तो ये प्रस्तावना को हमने आज पूरी डिटेल से बहुत ही अच्छे से समझा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।